हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। देखिए 2 दिन पहले की आप लोगों को न्यूज़ पता होगी कि जो 26 जुलाई को हमारा बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया है कमीशन के द्वारा। ठीक है। और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया कि जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हुआ है, और ना ही नेक्स्ट डेट बताई गई है। इस वजह से मैंने देखा कि YouTube पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियोस लगातार सारी कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें वो लोग मिड अगस्त या फिर अगस्त के एंड में या फिर अभी नेक्स्ट 10 डेज में ही वो लोग एग्जाम को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ एकदम गलत है। एग्जाम इतना जल्दी नहीं होने वाला है। उन्होंने एग्जाम को कैंसिल किया है तो कुछ बहुत सीरियस रीजंस थे जिसकी वजह से उनको एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। वो भी एग्जाम के जस्ट एक वीक पहले संडे को वो लोग जो आपका एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट है वो रिलीज करने वाले थे, लेकिन उसके एक दिन पहले ही इन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों एग्जाम कैंसिल हुआ, आगे हम कैसे प्रोसीड करें, हमारा क्या आगे एम रहना चाहिए। प्लस मतलब इसमें हम सारी चीजें आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करेंगे, जिससे एक सिंगल इस वीडियो को देखने के बाद आप चीजों को लेकर थोड़ा सा सर्टेन हो जाएं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा जो एग्जाम है 26 जो होने वाला था वो कैंसिल हुआ। ठीक है। तो सबसे मेजर रीजन है वो बायोमेट्रिक वाला इशू आ रहा था। ठीक है। इस वजह से क्योंकि जैसा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि बिहार में एपीओ का पेपर हुआ। ठीक है। उसमें भी जो इन लोगों का बायोमेट्रिक वाला था, ठीक है, वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, सारे स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया। तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा रीजन, जो पर्टिकुलर बायोमेट्रिक वाला रीजन है ये और लोगों ने उठाया। एट द एंड इन लोगों ने फिर इस एग्जाम को कैंसिल करना ही जरूरी समझा। ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग एग्जाम कैंसिल करते हैं, है ना, तो इन लोगों को कोई एक स्पेसिफिक डेट बतानी चाहिए। क्यों बतानी चाहिए? क्योंकि आपने जैसे एग्जाम कैंसिल कर दिया है ना, उसके बाद अगर आप डेट नहीं बता रहे हैं तो चीजें बहुत अनसर्टेन हो जाती हैं, फिर स्टूडेंट उस माहौल में फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस वजह से इनको चाहिए कि जब भी एग्जाम कैंसिल हो, अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि आपको एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है, तो आप उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो डिसाइड करके उसके बाद फिर नोटिफिकेशन इशू करिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो एईडीओ का पेपर हुआ था, है ना, वो भी पेपर होने के बाद जस्ट कैंसिल हुआ। रीजन उसमें भी बायोमेट्रिक वाला ही था कि लगभग 30-40% स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक ही ये लोग नहीं करवा पाए, है ना। तो इस वजह से एक चीज है कि ये बहुत सीरियस इशू है। अगर ये लोग पेपर कैंसिल कर रहे हैं तो ये लोग इस चीज की भी जिम्मेदारी इन लोगों को लेना चाहिए कि पेपर की जो नेक्स्ट डेट है वो भी उस मीटिंग में डिस्कस करके उसके बाद फिर वो डेट जो है वो स्टूडेंट्स को पोस्टपोन, जो आप एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं उसी के साथ वो डेट जो आप है बताइए स्टूडेंट्स को, है ना। प्रॉब्लम ये है, एग्जाम कैंसिलेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं जो इन लोगों को नहीं समझ में आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में हैं, ये शायद इन लोगों को नहीं पता है ना। देखिए कुछ लोग तो कहीं पे मान लीजिए पीजी वगैरह के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए वो बाहर हैं, है ना। कुछ लोग जॉब के पर्पज से हैं, या फिर मान लो कुछ लोग यहाँ कोचिंग कर रहे हैं दिल्ली में, है ना। या फिर कुछ जो गर्ल्स हैं वो बिहार के बाहर मैरिज के पर्पज से चली जाती हैं, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है कि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स केवल बिहार में ही है, बिहार के बाहर भी बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का जो बिहार से बाहर से आता है। और फिर वो क्या करता है, ट्रेन का टिकट करता है। पहली बात तो आपको जो है बिहार के लिए एटलीस्ट 2 महीने पहले टिकट आपको करना होगा, तभी आपको कंफर्म टिकट मिलेगा, अदरवाइज टिकट नहीं मिलता है। और ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आती है। ये लोग अभी फिर से कब डेट होगी कुछ पता नहीं, इन्होंने बस एब्रप्टली आके एग्जाम कैंसिल कर दिया। ठीक है। स्टूडेंट किन किन चीजों से सफर करता है ये सब इनके समझ में नहीं आता है। उसके अलावा हाँ, अब डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये एग्जाम एक्सटेंड हुआ है इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एग्जाम, देखिए आप लोगों को पता है कि एग्जाम की जो डेट थी वो 26 जुलाई थी। ठीक है।
अब जुलाई में तो ये एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगस्त में 15 अगस्त की प्रिपरेशन हर डिस्ट्रिक्ट में प्लस सेंटर में हर जगह चल रही होती है, ठीक है। तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सब 15 जैन की प्रिपरेशन में बिजी होते हैं। तो एक 15 अगस्त के उसमें बिजी होते हैं। तो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तो एग्जाम होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, पहला पॉइंट तो हो गया कि 15 अगस्त तक एग्जाम नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि 21 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक यूपीएससी का मेंस है ना। तो इस वजह से 21 से 30 अगस्त में भी आपका बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी के टाइम पे कोई भी स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकता, है ना। तो ये चीज है, ये प्रूवन चीज है, इसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है। तो इस वजह से 30 अगस्त तक भी नहीं हो सकता। इस वजह से अगर आप एग्जाम डेट एक्सपेक्ट करें, है ना, तो वो मिड सितंबर, या फिर ये कह सकते हैं जैसे जो सितंबर है उसमें जो सैटरडे संडे वाला है, या फिर आप समझिए संडे वाला जो पड़ रहा है, 6, 13, 20, 27, या फिर आप कह सकते हैं जो 30 सितंबर, जो पहले बिहार कमीशन ने डिसाइड किया था कि हमारा जो बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स होगा वो हमारा हमेशा 30 सितंबर को होगा। आई डोंट नो कि उन लोगों के पीछे क्या ऐसा था कि इस डेट को इन्होंने चेंज करके जुलाई में रखा। अदरवाइज जब आपने डेट डिसाइड किया था कि हमारा 30 सितंबर ही डिसाइडेड है हमेशा प्रीलिम्स के लिए, फिर उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये आपकी प्रोबेबल डेट्स हैं जब आपका एग्जाम हो सकता है ना। इसमें भी अगर आप मेरे से पूछें तो जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो 27 या फिर 30 है ना। अगर 27 या फिर 30 है तो आपको क्लियरली पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 2 महीने मिलने वाले हैं, है ना। तो आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है, आप अगर कोई भी ऐसी गुंजाइश बची है, आपको लगता है कि हमारा ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो पाया था, या फिर मैंने टेस्ट पेपर अच्छे से नहीं किए थे, या फिर मैंने रिवाइज नहीं किया था, या फिर मैंने पीवाईक्यूज नहीं किए थे, एक्स वाई जेड जो भी कंडीशन है, आप उसमें थोड़ा सा रीस्ट्रेटेजाइज करके उन सारी चीजों को फिर से कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये बात हमने डिस्कस कर लिया है कि बिहार जो कमीशन है उससे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, पहला तो आप एटलीस्ट ये जब भी एग्जाम को एक्सटेंड करें, है ना, तो आप नेक्स्ट डेट को बताएं। ये चीज आपको, आपके लिए उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन स्टूडेंट के लिए काफी मतलब वैसी चीज हो जाती है, स्टूडेंट वैसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जिसको ये नहीं पता है फिर आप आगे एग्जाम क्या होगा, उसका मोटिवेशन एक हिसाब से खत्म हो जाता है। इस वजह से आप जब भी एग्जाम एक्सटेंड करें, ठीक है, तो आप डेट को एक बार बता दीजिए स्टूडेंट को, इसमें क्या इशू है। आप क्यों, मतलब फिर वही बात है, लीडर्स की तरह क्यों काम करना है। आप अगर इस एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, वहां पे ये डिसीजन अगर लिया जा रहा है कि एग्जाम को एक्सटेंड किया जाए, तो उस मीटिंग में ये भी तो डिसाइड हो सकता है कि एग्जाम कब करवाया जाए नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप भी जानते हैं कि रेलवे की कंडीशंस कितनी पैथेटिक हैं। स्टूडेंट है जो वो ऑल ओवर इंडिया से ट्रेवल करता है एग्जाम के लिए, और ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर देंगे कि एग्जाम कब होने वाला है इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो आप डिस्ट्रिक्ट जो आप डिस्ट्रिक्ट बताते हैं कि आपका जो सेंटर है वो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला है, अभी आपने बता रखा है कि 7 डेज पहले आप बताओगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एटलीस्ट इसको 15 डेज पहले बताइए। उसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर 15 दिन पहले बताते हैं, तो मान लीजिए मतलब एक एक स्टूडेंट है जो कहीं से ट्रेवल कर रहा है, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाने का, वहां रुकने का, वो सारी चीजें पहले से वो इंतजाम कर सकता है ना। स्टूडेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अगर आप उसको 7 डेज पहले बता रहे हो और कुछ भी सर्टेन नहीं रहता है, किसी का भी जो एग्जाम सेंटर है वो वेस्ट चंपारण से लेके कटिहार या फिर जो किशनगंज है, कहीं भी, मतलब कहीं भी ये लोग एग्जाम सेंटर दे देते हैं। कोई ऐसा जैसे यूपी में है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास ही आपको सेंटर मिलेगा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं है, यहाँ तो कहीं भी किसी का भी सेंटर भेज दे रहे हैं। तो इस वजह से इन सारी चीजों में थोड़ा सा इन लोगों को दिमाग लगा के, ये सारी चीजें स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोच के थोड़ा सा ये सारी चीजें डिसाइड करना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर है
देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 26 जुलाई को पेपर हो रहा होता है ना, यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसमें अगर 26 जुलाई को पेपर हो रहा होता तो एक ग्रुप ए के लोग होते हैं ना, एक ग्रुप बी के लोग होते हैं। मान लेते हैं कि जो ग्रुप ए के लोग हैं उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है ना। अगर 26 जुलाई को पेपर होता तो ग्रुप ए वो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता, और ग्रुप बी वो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम किसी चीज की वजह से, किसी मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, कि रिवाइज करके नहीं गए थे या फिर उस दिन पेपर अच्छा नहीं हुआ या फिर एक्स वाई जेड जो भी रीजन है, आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता। लेकिन आप जो एग्जाम एक्सटेंड हुआ है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कैसे? आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, अगर आप ग्रुप में ए में हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी हालत में, आपको जब भी एग्जाम होता है ग्रुप बी में नहीं जाना है। आप इस चीज को कैसे रोक सकते हैं? आप रेगुलर रिवीजन करके, है ना, जो भी चीजें अभी आपको लगता है कि यहाँ पे रिवीजन की थोड़ी सी गुंजाइश है, आप वो करिए, है ना। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए अगर आपने नहीं बनाया है ना। आप टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करिए, आप पीवाईक्यूज करिए। ये सारी चीजें हैं जिनको आप करके, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे थे तो आप कोशिश करिए कि उसमें 5 से 10 नंबर और ऐड करिए, जिससे आपका ना कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है जो होने वाला है वो क्वालिफाई हो, बल्कि एक अच्छे मार्जिन से हो, जिससे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो एक गैप रहता है उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, है ना। अब सेकंड चीज जो है ये इससे भी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप ये ग्रुप बी में होने वाले थे, है ना, तो आपको एनी हाउ जो भी टाइम मिला है 1 से 2 महीने का, आपको इस ग्रुप में आना है। और वो कैसे आना है, उसके पीछे केवल और केवल कुछ चीजें हैं कि आप पहली बात की पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि देखिए, आपको सब कोई बताएगा कि बिग फोर पढ़िए, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स को बिग बिग फोर बोलते हैं बिहार पीसीएस में। रीजन बीइंग कि यहाँ से ही अगर इन चारों सब्जेक्ट से मिला दिया जाए तो 100-110 क्वेश्चन के आसपास ये इन्हीं 4 सब्जेक्ट से, इन्हीं 4 पोर्शन से आ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि बाकी सारी चीजें, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ना है। रीजन बीइंग, पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, अच्छे से टेस्ट पेपर लगा लिया, तो यहाँ पे 15 के 15 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हैं, 100% एक्यूरेसी से करेक्ट कर सकते हैं, है ना। 10 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सीसेट वाले आएंगे, ठीक है, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने जो 10 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया तो आप 8 से 9 क्वेश्चन बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हैं उनको, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको आप ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करिए कि जितना भी अभी आपका टेस्ट पेपर में मान लीजिए अराउंड 80 मार्क्स आपके बन रहे हैं, आप इंक्रीज करके इसको 100 प्लस लाइए, है ना। टेस्ट पेपर्स के मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। आप क्वेश्चंस को देखिए, बार बार देखिए, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको मतलब एक पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस में क्या क्या मतलब एक पैटर्न रहता है, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। उसके अलावा उसके बाद फिर डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट शुड वी डू नाउ ऑनवर्ड्स, अभी के बाद हम क्या करें। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आज की डेट में आपका एग्जाम एक्सटेंड होने की वजह से आपके पास तो 2 अपॉर्चुनिटी बिल्कुल क्लियरली हैं आपके सामने। 2 अपॉर्चुनिटी कौन कौन? एक तो बीपीएससी प्लस एईडीओ का पेपर जो एक्सटेंड या फिर कह सकते हैं कैंसिल हुआ है ना। तो ये 2 पेपर, क्योंकि आपका इसमें जीएस का सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। जीएस के अलावा बिहार स्पेशल आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। बस इसमें जो है वो एक मैथ्स वाला जो पोर्शन था वो अलग से अच्छे से पढ़ना है। तो इसको छोड़ दें तो आपका मेजर जो चंक है वो आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, है ना। तो इसके बाद एईडीओ का जब भी पेपर होता है तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। प्लस एक और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका 6 दिसंबर को
यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बिहार पीसीएस का पेपर दे रहे होते हैं वो यूपी पीसीएस का भी पेपर देते हैं, है ना। तो आई गेस जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो उसमें से 90 से 95% स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस पेपर देते ही देते हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है कि जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा टफ रहता है एक हिसाब से बीपीएससी के कंपैरिजन में, है ना। तो इस वजह से आपको बीपीएससी के साथ पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा चीजों को एनालिटिकली पढ़ना है। रीजन बीइंग यूपी पीसीएस में आपको थोड़ा सा एनालिटिकल टच मिल जाता है क्वेश्चंस में, है ना। और देखिए एक चीज है, अगर जो क्वेश्चन पेपर है आपका एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, है ना, अगर आपने पढ़ा नहीं है, नॉट रेड, अगर आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो भी आपके लिए पेपर जो है वो टफ हो जाएगा। अगर इजी पेपर भी आया है तब भी आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। और आपने मान लीजिए एक टाइम के लिए अगर आपने पढ़ा भी है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो भी आपके लिए पेपर जो है वो टफ हो जाएगा। और अगर आपने एक चीज और है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है इजी पेपर के लिए भी, जैसे जो घटना चक्र है, घटना चक्र में आप क्या देखते हैं कि वहां पे सारे स्टेट पीसीएस के प्लस यूपीएससी के जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं ना। तो स्टेट पीसीएस के लिए घटना चक्र क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको इजी क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में टफ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, है ना। तो आप चीजों को थोड़ा सा एनालिटिकली देख पाते हैं वहां पे। इस वजह से आपको याद रखना है कि आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करना है और उसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस करने के साथ साथ मतलब चीजों को रिवाइज भी करना है लगातार, है ना। उससे चीजें आपको रिटेन होंगी, डेटा याद रहेगा, फैक्ट्स याद रहेंगे, है ना, ये सारी चीजें याद रहेंगी। आप इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज है जो हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। ये क्या होता है? एस फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। अपनी आप स्ट्रेंथ को देखिए, जैसे हमारे केस में क्या है, इकोनॉमी हुआ, ठीक है, वैसे तो बिहार पीसीएस में इतना ज्यादा नहीं पूछता है, पॉलिटी हुआ, आईआर हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स ये हुआ, उसके अलावा हाँ पॉलिटी आईआर ये सारी चीजें हो गई। ये कुछ मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं 95% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को कर लेता हूं, है ना। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। ऐसे ही आपकी कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जहां पे आप 90 to 95% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। तो उन सारी चीजों को रेगुलर रिवीजन करना है। रेगुलर रिवीजन इस वजह से करना है कि वहां आपके जो क्वेश्चंस हैं जो 90-95% सही हो रहे हैं वो कम ना हो, इनफैक्ट वो 100% हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा आता है वीकनेस, डब्ल्यू फॉर वीकनेस। आपको अपनी वीकनेस देखनी है। वीकनेस देखनी है मतलब जैसे मेरे केस में क्या है, मैं हिस्ट्री की चीजों को बहुत एक हिसाब से बहुत ज्यादा मुझे रिवाइज करना पड़ता है ना, चीजें मैं भूल जाता हूं। वैसे अगर आपके ऐसे कोई वीक सब्जेक्ट्स हैं आप उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, आप उनमें डेली उनको डेली हाफ एन आवर डिवोट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में है, मैं मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ता ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा, अगर आपको कोई बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप उसको कोशिश करिए डेली हाफ एन आवर देने की कोशिश, है ना। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे हमने एस देख लिया, उसके बाद फिर डब्ल्यू देख लिया, है ना। उसके बाद फिर ओ फॉर अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास ये है कि आपके पास टाइम और मिल गया है, टाइम और मिल गया है तो अभी आपकी प्रिपरेशन में जो भी गैप्स थे, है ना, उन गैप्स को आप फुलफिल कर सकते हैं। फुलफिल कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने अभी के टाइम में जैसे बिहार का बजट है या फिर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है या फिर यूनियन का बजट है ना, ये सारी चीजें आपने नहीं कवर की हैं। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं टोटल, तो ये सारी चीजें आपने नहीं की थी, ये कर लीजिए। रिवीजन नहीं किया था, रिवीजन कर लीजिए। टेस्ट नहीं किया था तो वो टेस्ट कर लीजिए। उसके अलावा फिर बात आती है टी फॉर थ्रेट। अब यहाँ पे थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि आपने अगर कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा था और अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए थ्रेट है। आप अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो ये थ्रेट है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, है ना, ये सच्चाई है। तो इस वजह से अगर ऐसी चीजें हैं, आप
इनको थोड़ा सा एक जगह नोट करिए, है ना, और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आगे की प्रिपरेशन को कैरी ऑन करिए। ठीक है, आपको एनी हाउ ये इंश्योर करना है कि आपका किसी भी तरीके जो प्रीलिम्स है उसमें आपके मार्क्स 110 प्लस ही आए, जिस वजह से आप जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा, उस टाइम को बहुत ही प्रूडेंटली आप यूटिलाइज कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा है हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे परीक्षा 247 पे क्या मिलने। सबसे पहली बात कि परीक्षा 247 पे आपको जो चीजें भी करवाई जाएंगी, कंप्लीट करवाई जाएंगी, आप 100% उन सारी चीजों पे रिलाई कर सकते हैं। आप जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उन टॉपिक्स के लिए केवल और केवल आपने जो अभी तक कर रखा है, प्लस यहाँ परीक्षा 247 पे जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो, ये दो चीजें अगर आप करके जाते हैं तो आप बहुत इजीली 90% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि परीक्षा 247 पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग जो आपके करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का पोर्शन आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में इसका लगभग 30 क्वेश्चंस, मतलब 30 मार्क्स, है ना। तो लगभग 30 मार्क्स का बिहार पीसीएस में करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है। ये कंप्लीट, बी इट नेशनल करंट अफेयर्स, बी इट बिहार स्पेशल, है ना, या फिर आईआर का जो पोर्शन है, बहुत ही एग्जॉस्टिव, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज यहाँ पे आपको डिस्कस करवाई जाएगी और कंप्लीट नोट्स उस चीज का प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। दूसरी चीज ये है, आपको कंप्लीट पॉलिटी का डिस्कशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उनका भी डिटेल में डिस्कशन। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 10 से 15 मार्क्स का पॉलिटी से पूछा जाता है ना। तो 30 मार्क्स का यहां से, 10 से 15 नंबर का पॉलिटी से। एक यहां पे हम लोग पेज ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पहली चीज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। सेकंड हम लोगों ने देखा कि पॉलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड है हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से बिहार में आपके प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो कि यही सेम 15 से 20 मार्क्स का हुआ, है ना। तो बिहार को, बिहार की पॉलिटी को, ठीक है, उसके अलावा जनरल जो 11-12 की एनसीईआरटी की बुक्स में आपका ज्योग्राफी का पोर्शन होने वाला है, ठीक है, उस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि करंट अफेयर्स के लिए आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ज्योग्राफी के लिए भी आपको कंप्लीट यहाँ पे चीजें मिलेंगी। इसके लिए आपको कुछ भी पढ़ने की अलग से कहीं से जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चौथा है, वो है बिहार स्पेशल, है ना। बिहार स्पेशल में लगभग आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक्स जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लस वो प्रोबेबल टॉपिक जहां से फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों ही चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज को जहां से क्वेश्चन बन सकता है, उन सारी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे 90 से 95 एक्यूरेसी के साथ उन सारे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकें, है ना। तो इस हिसाब से हम देखें तो 25 से 30 क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं वो, ठीक है, साथ में पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चंस, उसके साथ फिर आपको ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चंस, और बिहार स्पेशल के 25 से 30 क्वेश्चंस, है ना। ये सब अगर मिला लिया जाए तो इन चार पोर्शन से आपके 80 से 90 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं, इनको इतना डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि अगर यहां से 80 से 90 नंबर का पूछा जाता है तो बहुत इजीली आप
75 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर पाए, प्रोवाइडेड दैट कि आपको हर एक लेक्चर को एटलीस्ट 2 बार देखना है, और जो नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे होंगे उन नोट्स को आपको जब आपका एग्जाम होता है उसके पहले एटलीस्ट 2 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। साथ में आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको उनको देखना है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के बहुत अच्छे से करना है, साथ में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी आपका सबसे पहले मतलब आप जो चीजें ध्यान में रखेंगे वो ये है कि जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी में 5 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक। तो कंपटीशन होने वाला है, और अभी आपका एग्जाम जो है सितंबर मिड या फिर एंड में होगा, है ना। तब तक जो यूपी पीसीएस एग्जाम है वो भी अप्रोच कर रहा होगा। उसके अलावा जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम है ना, मेंस एग्जाम से बच्चे जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो कंपटीशन वो लोग आपको और बढ़ाएंगे, है ना। जो मेरे साथ के लोग मेंस लिख रहे हैं वो लोग भी इस चीज से बहुत खुश हैं कि एग्जाम एक्सटेंड हो गया है, अब उनको एक यहाँ भी चांस मिलेगा। उधर यूपीएससी का एग्जाम जो है मेंस का ऑलरेडी ओवर हो चुका होगा, तो वो लोग पूरी तरीके से इसमें डिवोट हो सकते हैं, ठीक। उसके अलावा आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस जो है उसमें भी 5 लाख से ज्यादा जो है फॉर्म फिल हो चुके हैं, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आप जितना इधर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं वो आपको यूपी पीसीएस में बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो आपको उतनी अच्छी से चीजें तैयार कर लेना है कि आपको थोड़ा सा एक एज मिले दोनों एग्जाम में, बीट बिहार पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस। और एक चीज याद रखना है कि अभी से जब तक डेट अनाउंस नहीं हो जाती, फ्रॉम नाउ टू एग्जाम डेट अनाउंसमेंट, है ना, ये जो अभी का मतलब नेक्स्ट 15 से 20 डेज हैं, या फिर ये कहें 1 महीना जो भी हमें मिल रहा है जब तक एग्जाम की नई डेट अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको 80-20 का रूल फॉलो करना है। अब ये 80 और 20 का रूल क्या होता है, आपको 20% टाइम अभी से मेंस में देना है, ठीक है। मेंस में क्यों देना है अभी ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो 80% टाइम है वो आपको प्रीलिम्स में ही देना है ना। ये चीज याद याद रखेंगे कि अगर दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे आप मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे, और आप 8 घंटे जो है वो प्रीलिम्स के लिए दे रहे होंगे, है ना। तो ये चीज आप करेंगे। आप मेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं, मेंस में जहां से मेरिट बनती है एक तो है एसए, जीएस1 और जीएस2, है ना। तो आप कोशिश करिए कि जो 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, 1 महीने में या तो आप एसए तैयार कर लें, या फिर जीएस1 के कुछ सब्जेक्ट्स तैयार कर लें, या फिर जीएस2 के कुछ सब्जेक्ट्स तैयार कर लें, है ना। आप उसको इतना कंक्रीटली तैयार कर लीजिए कि आपके पास मतलब उन जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप उनको केवल पढ़िए नहीं, आप उसको पहले पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर उस पर शॉर्ट नोट्स रेडी करिए। उसके बाद फिर साथ में उनकी आंसर राइटिंग भी करिए, डेली टू कोशिश करिए 1 से 2 आंसर लिखने की, जिससे क्या हो कि आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, तो आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन पहले से ही रेडी हो चुका होगा। तो आपको याद रखना है अभी से आप 80% टाइम अपने प्रीलिम्स को दीजिए, और बचा 20% टाइम आप मेंस को दीजिए, है ना। इसके बाद फिर आगे कैसे प्रोसीड करें, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक रोड मैप भी दे दूंगा। बट अभी आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे आप उसको कंटिन्यू रखिए, उसको ब्रेक मत होने देना। आप टेस्ट पेपर कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अभी 1 से 2 दिन आप गैप ले लीजिए, बट आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अभी इसके बाद फिर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलर जो है अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। आपको इधर उधर बहुत ज्यादा दौड़ने भागने या फिर मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है ना। तो अभी यहाँ इसको खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।